ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में आज संजय कॉलोनी में किराएदार की हत्या, बोरे में मिली लाश और बंधे हुए थे पैर, दीवार पर मिला खून। उत्तराखंड में आज सीएम धामी ने किया राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। हरिद्वार में आज UKSSC के नाम पर नौकरी लगवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, कांग्रेस नेत्री समेत 4 लोग गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाकुंभ का शुभारंभ किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस महाकुंभ का उद्देश्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करना है। इस दौरान खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। महाकुंभ में 13 जनपदों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही है। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के बहुत ही, मैं कहूँ कि न्याय पंचायत ग्राम सभा स्तर से जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है, इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है। उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, उससे भी आज खिलाड़ियों के अंदर एक नई चेतना आई है। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश के खिलाड़ी हर जगह पर पदक प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी भी उसमें आगे हैं। हमारे जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में रहने वाले जो बेटे बेटियां हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, वह सब आगे आएँ। उसके लिए आज हमने कुछ प्रोत्साहन की राशि को भी यहाँ पर देने का और बढ़ाने का काम किया है। और निरंतर रूप से हमारा ये रहेगा कि सरकार हमेशा खिलाड़ियों को आगे करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड राज्य का नाम विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो रोशन करें, पदक प्राप्त करें, उसके लिए हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ हैं और खिलाड़ियों के लिए लगातार काम करेंगे। प्रदेश की युवाओं के देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है। और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए जितने संख्या लड़कों की है, उतनी ही संख्या लड़कियों की भी है। तो ये साफ साफ संदेश देता है कि खेल महाकुंभ में अब जिस प्रकार के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए, अब खेल के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि खेल महाकुंभ में एक समय में यदि हम 2021 तक की बात करते हैं तो ये संख्या 2,25,000 हुआ करती थी प्रतिभागियों की। आज ये संख्या जो है 3.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए गर्व करने वाला क्षण है कि अब जो है अभिभावकों ने अपने बच्चों को उत्तराखंड की सरकार के प्रयासों से अब ये कहना शुरू किया है कि अब जो है जिस तरह से माँ बाप पहले शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे कि बेटा IAS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप ये बनो वो बनो, लेकिन वो शिक्षा से आप बनो। अब माँ बाप अपने बच्चों को ये कहने के लिए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे आप जो है अब आप खिलाड़ी बनो, खेल को अपना करियर बनाओ।
इस ओर जो है हम लोग अग्रसर हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले समय खेल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान योजना है, जिस प्रकार से खेल नीति से आज हमने डेफ ओलंपिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को हम लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है, उनकी नगद धनराशि में जिस प्रकार से सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी करी है, यह अपने आप में एक नया उत्साह उनके अंदर उत्पन्न करेगा और निश्चित रूप से यह उत्साह। देहरादून पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहरादून में आज पुलिस कार्यालय में थाना रायपुर और थाना पटेल नगर से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे शातिर अपराधी को कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही रायपुर पुलिस को भी एक बड़ी हाथ सफलता लगी है। विभिन्न क्षेत्रों से की गई 10 लाख कीमत की 12 मोटरसाइकिल सहित एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा है, सोनू उर्फ फरमान। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। आपको बता दूं कि जब से डीजी साहब का अभियान चल रहा है तो हमने 11 जो इनामी बदमाश थे, ज़्यादातर उसमें जो है 25,000 वाले हैं, उसको हमने अरेस्ट किया है और ये प्रक्रिया अभी जारी है और भी निकट भविष्य में और भी इनामी बदमाशों को पकड़ेंगे। हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे फर्जी गैंग का खुलासा किया है जो सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है। पुलिस टीम ने गैंग के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी लक्सर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र, सरकारी विभागों की मोहरें और पुलिस की वर्दी, कई गाड़ियां और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। चारों आरोपी अभी तक नौकरी के काम पर सैकड़ों बेरोजगारों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। देखिए, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है, उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था। चूँकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहाँ पहुँचता था उसे लगता था कि वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया है, चूँकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियाँ थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियाँ, साथ ही साथ 2 गार्ड भी रखते थे जो और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो ऐसा लगता था छात्रों को कि कोई सरकारी व्यक्ति है जो उनकी इंटरव्यू ले रहा है। इस तरह से करीब 100 से ज़्यादा छात्रों को अभी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनसे 4 से 6 लाख 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जो लक्सर और पथरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त अभी फरार है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी में एक महिला भी है जो इसमें लाइजनिंग का काम करती थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति सिद्धार्थ जो ऐसे युवकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाकर नियुक्ति पत्र बनाते थे। लैपटॉप से अहम जानकारी मिली, बहुत सारे इसमें विभिन्न विभागों की फर्जी मोहरें मिली है और 90,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें 5 थानों में अभी तक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अन्य छात्रों को अभी इसमें जानकारी मिली है कि उनके द्वारा भी इसमें इस तरह की शिकायतों को थाने पर दिया जा रहा है। 25 सितंबर को चक्राता विधानसभा के कालसी और चक्राता ब्लॉक में आई भीषण आपदा पर किसानों को सरकार द्वारा उच्च मुआवजा न दिए जाने पर चक्राता विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कालसी तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में उन्होंने आपदा प्रभावित किसानों को उच्च मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर इसके बाद भी सरकार चक्राता विधानसभा में हुए आपदा का सही आंकलन कर प्रभावित लोगों को उच्च मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर उनके नेतृत्व में राजधानी के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने धामी सरकार पर चक्राता विधानसभा की अनदेखी का आरोप भी लगाया है।
साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने धामी सरकार को विकास के लिए जनादेश दिया था, मगर धामी सरकार विकास तो दूर उत्तराखंड की बेटियां तक की रक्षा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो फिर धामी सरकार सीबीआई से जांच कराने को क्यों सहमत नहीं है। 25 सितंबर को बेमौसमी बरसात की वजह से भयंकर तबाही जौनसार बावर में हुई। अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और ये आश्वासन जौनसार बावर के किसानों को दिया, लोगों को दिया, जो क्षति हुई है सरकार क्षति पूर्ति करने का काम करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी वार्ता की, मैंने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की, विधानसभा के अंदर भी मैंने इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथियों ने आज इस धरने का आयोजन किया, मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला। और जिस तरीके से देवी आपदा धन की बंदर बांट हुई है, उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि देवी आपदा के धन को जो है खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। इसीलिए आज ये धरना हुआ और अगर सरकार नहीं चाहती तो ये संघर्ष आगे भी जारी है। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष के अंत में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों ने अपने अपने शहरों की कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इसी के साथ उत्तराखंड की कला को भी उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया। ऋषिकुल में लगा ये मेला नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी तक लगा रहेगा। आपको बता दें कि ऋषिकुल मेले में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अल्मोड़ा से लेकर जम्मू कश्मीर तक के स्टॉल लगे हुए हैं। तो वहीं इन दुकानदारों का कहना है कि अगर आप इन शहरों में नहीं जा पाए तो हम खुद इन शहरों की तमाम खास चीज़ों को आप तक आपके शहर हरिद्वार में लेकर आए हैं। इसी के साथ इन मेलों में मिनी भारत की झलक भी देखने को मिली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। जी, मेरा नाम आदिल है, मैं आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर से और हमारे पास यहाँ पे कुछ खास है। पश्मीना के शॉल्स है, सूट्स है, साड़ियाँ है और पश्मीना के फेरन्स है। हम जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हैं इधर हरिद्वार में। कुछ खास आपके लिए लगाया है यहाँ पे स्पेशल। ये देखिए, हमारा इसको बोलते हैं कलमकारी शॉल। ये पूरा हाथ से बनता है। अभी आइए, यहाँ पे हमारा इधर स्टॉल है हरिद्वार में, स्टॉल नंबर है 45। यहाँ पे हमारा आइए और अपना ये सामान खरीदे हमसे। कहाँ से आया, क्या क्या स्पेशलिटी ले? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं, पूरा भारत विविधताओं से भरा हुआ है और पौराणिक और पुरातन हस्तशिल्प हमारे यहाँ पे विद्यमान है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मधुबनी, बिहार से मधुबनी पेंटिंग लेके कलाकार आए हुए हैं। हम लोगों का एक विशेष आकर्षण ये रहता है कि हम लोग जहाँ का जो एक्सपर्ट हस्तशिल्प है हम वहाँ से बुलाते हैं। मधुबनी पेंटिंग वाले मधुबनी, बिहार से खुद आए हुए हैं। हमारे यहाँ पीतल नगरी मुरादाबाद से हस्तशिल्पी आए हुए हैं, जो कि पीतल का सामान लगाए हुए हैं। फिरोजाबाद फेमस है कांच के सामान के लिए और वहाँ पे कांच का सामान फिरोजाबाद से आया है। कालीन प्रसिद्ध है भदोही की, तो हमारे यहाँ भदोही से कालीन के कारीगर आए हुए हैं। क्रॉकरी के लिए खुर्जा बुलंदशहर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हमारे यहाँ 2 कारीगर खुर्जा बुलंदशहर से आए हुए हैं। लकड़ी पे कारीगरी राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ राजस्थान से कलाकार आए हुए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उत्तराखंड का जो बहुत पुरातन कला थी, ऐपण कला उसको कहते थे। गेरू और चावल के आटे से वो लोग तैयार करते थे। हमारे यहाँ मनोरमा जी हस्तशिल्पी आई हुई हैं, जो कि ऐपण कला को उन्होंने थोड़ा कमर्शलाइज करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया हुआ है। हमारे मेले में आपको उत्तराखंड की कला के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति का भी देखने को मिलेगा। हमारे क्राफ्ट बाज़ार को आप लोग एक मिनी भारत कह सकते हो, क्योंकि लगभग भारत के हर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पे चटाई लेके आए हुए हैं और
जगह जगह से लोग आए। प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर आज हल्दूचौड़ चौराहे पर सुराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम रजिस्ट्रार कानूनोगु मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। की जो सारी चरमरा रखी है, इनके पास बजट तो आ रहा है, ये खाली खाना पूर्ति करने के लिए उस बजट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, चाहे दून हॉस्पिटल हो, सुशीला तिवारी हो, बेस हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ खाना पूर्ति है। डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, इनके पास स्टाफ नहीं है। सिर्फ एक उस जो सरकार का बजट आ रहा है उसको दिखाने के लिए खाली एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं बस। ये हल्दूचौड़, लाल कुआं और हमारे पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। हमारे हल्दूचौड़ में एक हॉस्पिटल 40 बेड का हॉस्पिटल कब से बना पड़ा हुआ है, लेकिन आज दिन तक यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीनरी है। पर हमारे यहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, क्या बताएं आपको। लाल कुआं में हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है। सिर्फ मरीज जाते हैं तो उनको सर्दी खांसी की गोली दे के चलता बनाते हैं। बिंदु खत्ता में भी वही हाल है। बताइए ऐसे होगा क्या? ऐसे प्रदेश का विकास होगा? बताइए आप। आज सुराज सेवा दल ने धन सिंह रावत जी का जो स्वास्थ्य मंत्री उनका पुतला फूका है और हम तहसीलदार जी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। स्वास्थ्य वो करें आराम से, जो भी बेचारे गरीब हैं वो अगर स्वास्थ्य के लिए अपने सुशीला तिवारी हो या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो उनका इलाज हो, अच्छे ढंग से हो। अब इनके पास स्टाफ ही नहीं, इनके पास मशीनें ही नहीं, तो क्या करेंगे बताइए आप। अगर ये सही ढंग से इसी तरह से रहा तो हम पूरे प्रदेश में एक साथ इनका आज तो हमने 2 ही जगह पुतला इनका दहन कर रखा है, एक तो देहरादून में और एक यहाँ पे हल्दूचौड़ में। अब आगे देखते जाइए, अगर ये स्वास्थ्य सेवाएं अगर होने को हम पूरे प्रदेश में एक तरह से पूरा आंदोलन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला दहन कर रहा है, क्योंकि हमारा इसलिए हमने ये कदम उठाया। आज हमारे वहाँ पर हल्दूचौड़ में एक 40 बेडों का हॉस्पिटल बना है। वहाँ पर ना तो आजकल कोई अभी तक ओपनिंग तो हो गई है, ना तो कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ है, कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है। लाल कुआं में हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ पर जाते हैं लोग तो वहाँ पर उनको नॉर्मल सी दवाई दे दी जाती है। ना तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना वहाँ पर ब्लड टेस्ट की ऐसी सुविधाएँ। ब्लड टेस्ट होते भी हैं तो वही प्राइवेट रेट में होते हैं। और तो सारी सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप खोल रहे हो तो सुविधाएं भी सारी देनी चाहिए। यहाँ से हम लोग हल्द्वानी जाते हैं, जहाँ कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल को। वहाँ पे लोग पहाड़ों से भी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं और वहाँ पर लोग भटकते रह जाते हैं। ना तो उनके वहाँ पर कोई जानकारी देने वाला कोई केंद्र होता है कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको जानकारी दी जाए, और ना वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ ढंग से बात नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि हम कुर्सी में बैठ गए तो वो घमंड के साथ बैठे रहते हैं कि हम तनख्वाह ले रहे हैं। अरे तनख्वाह ले रहे हो तो आप डॉक्टर हो, आप जहाँ पर भी स्वास्थ्य से लेके आप संबंधित हैं तो आपको सेवा करनी चाहिए। आप लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, तो तभी तो आप हॉस्पिटल के वहाँ पर लगेगा कि हाँ हम हॉस्पिटल गए। धन सिंह रावत जी से हम यही कहना चाहते हैं, आपने हॉस्पिटलों की सुविधाएं, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बनाई हैं तो उनमें सुविधाएं भी आप दीजिए ना, मशीनों की सुविधाएं आप दीजिए, डॉक्टर वहाँ पर आप बैठाइए, स्टाफ वहाँ पर पूरा स्टाफ हो। लोग बेरोजगार बैठे हैं, नर्सिंग करके ये सारी चीज़ें करके लोग कोर्स करके बेरोजगार बैठे हैं और यहाँ पर स्टाफ ही नहीं होता इन लोगों के पास। स्टाफ की कमी, हर क्षेत्र में स्टाफ की कमी, हर हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी रहती है। हम यही मांग कहते हैं कि अगर आप बिल्डिंगें बना रहे, सरकारी बिल्डिंगें बना के आप डबल इंजन की सरकार का अगर बजट आप लगाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर आप बना रहे हैं तो इनमें आप पूरा स्टाफ भी दीजिए और इनमें सारी मशीनों की सुविधा भी दीजिए, ताकि सरकारी हॉस्पिटल में कम पैसा पड़ेगा करके जब सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराती है 1000-1200 रुपये का अल्ट्रासाउंड के लिए उन बेचारों को प्राइवेटों में भटकना पड़ता है। तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना, ECG वहाँ होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे सीमांत क्षेत्र में नववर्ष के मद्देनजर बढ़ाई गई है। नेपाल से आने वाले सभी रास्तों पर जिला पुलिस और SSB के जवानों के द्वारा आवागमन करने वाले यात्रियों की संग चेकिंग करी जा रही है। नववर्ष के मौके पर भारत से बड़ी संख्या में लोग नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने जाते हैं, तो वहीं इन्हीं दिनों में बड़ी संख्या में नेपाल से मादक पदों की भारत के अंदर
तस्करी भी की जाती है। और ऐसे में चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने सभी सीमांत थानों और सुरक्षा चौकियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और आने जाने वाले यात्री की कड़ी तलाशी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही हमारा एक खुला बॉर्डर, अच्छा संबंध रहा है, लेकिन इन खुले संबंधों इन चीज़ को ध्यान में आड़ में रख को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज़ बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहाँ पर एक QRT तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहाँ पर चेकिंग करती है। उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहाँ पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग सुदृढ़ रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा बॉर्डर खुला रहता है उस दौरान वहाँ पर लगातार रहेगी। इसके अलावा जो अनमैन्ड दूसरे रूट है, छोटे रूट जहाँ पर SSP की गश्त रहती है, वहाँ भी पुलिस की पिकेट भी और गश्त रहेगी इस 3-4 दिन के दौरान, नव वर्ष के दौरान, ताकि कोई भी अवैध एक्टिविटी होती है उसको हम रोक सकें। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। इस दौरान यहां लोगों से भी वार्ता की, साथ ही नगर क्षेत्र में अल्वा की स्थिति भी जानी। डॉक्टर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को रैन बसेरा की जानकारी दें। इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए जाए जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को रेन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अल्वा की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अल्वा की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किए हैं। देखिए, अभी मैं CCR के बाद जो रैन बसेरा हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। बस मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पे हैं उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध है, तो वो अपना कम से इतनी कड़ाके की ठंड में वे यहाँ पे उसका आसरा ले सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी छोटे-छोटे होर्डिंग या इस प्रकार के लगाएंगे, पहले प्रचार प्रसार होगा जिससे वो रैन बसेरे में आके रुक सकें। और इतने ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आया। मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल में उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक, लोक कला, लोक परंपराओं और लोक गीतों से गुंजायमान रहा। कार्निवल के तीसरे शाम गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। मसूरी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने गणरत्न नरेंद्र नेगी को शॉल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया। नरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कार्निवल में उनके साथ 26 कलाकारों की टीम ने प्रतिभाग किया है, जिसमें लोकगीत और पारंपरिक नृत्य भी पेश किए गए, जिसका श्रोताओं ने खूब पसंद किया है। उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन शीतकालीन में पर्यटकों कम आते हैं। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कार्निवल जैसे आयोजन कर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा काफी साल पहले विंटर कार्निवल की शुरुआत की थी, जो लगातार सफलता की ओर है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य होंगे, कुछ सोलो गीत होंगे, कुछ युगल गीत होंगे, कुछ सामूहिक गीत होंगे। तो जो हम लोग करते ही हैं वही होंगे। मेरे साथ अनुराधा निराला है और ये अंजलि खरे हैं और अनिल बिष्ट हैं और बहुत सारे कलाकार हैं मेरे साथ जो गाने वाले हैं, है ना। शैलेंद्र पटवाल हैं और विक्की नौटियाल हैं और
आपका राकेश मंदरवाल हैं, तो सारे कलाकारों की भीड़ है, 26 कलाकार हैं। नहीं, मूल रूप से तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ही ये आयोजन होते हैं, और ताकि गर्मियों में तो पर्यटक आ जाते हैं, लेकिन जाड़ों में भी पर्यटकों को यहाँ बुलाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए इस किस्म के आयोजन होते रहते हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार ने ये काफ़ी साल पहले शुरू किया था इसको, और अब ये निश्चित रूप से इससे लाभ ये होगा, पर्यटन विभाग जो उत्तराखंड का है उसके प्रयास से जिला प्रशासन पर्यटन विभाग मिलके इसको करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल है। इससे कलाकारों को भी अवसर मिलता है, विशेषकर जो उत्तराखंड के कलाकार हैं उनको भी एक अवसर, एक मंच मिलता है। पीछे पीछे चल रहा हूँ, इस उम्र में भी थोड़ा सीनियर ज़रूर हूँ मैं, लेकिन अब क्या मैसेज देना है भाई, गाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। अगर जो इस फील्ड में हैं, और आप अगर YouTube देखते होंगे तो उससे कलाकारों की क्षमता का भी पता लगता है, लोगों की रुचि का भी पता लगता है। तो बच्चे अच्छा गा रहे हैं, उनके व्यूअर्स की संख्या देख के पता लगता है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो और ये मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सभी कलाकारों से, अपना कंटेंट पे थोड़ा सा जोर दें, जो कंटेंट है उनके गीतों का उसको और बेहतर बनाने की। हरिद्वार में निर्माण और बिना नक्शा पास कॉलोनियों पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण का एक बार फिर चाबुक चला है। अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कॉलोनियों पर HRDA की सख्ती लगातार जारी है। हरिद्वार के सिडगुल और बहादुराबाद 4 लेन पर बेहतरतीब सड़कों पर खड़े कमर्शियल वाहन कोहरे में दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। सिडगुल की कंपनियों की छुट्टी होने और ड्यूटी पर जाने के दौरान कामगार सड़कों पर खड़े वाहनों की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सिडगुल एसोसिएशन भी परिवहन विभाग में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख चुकी है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।